ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो मार्केट में और वीकनेस बढ़ गई है। 590 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है, 170 पॉइंट नीचे निफ्टी आ चुका है। निफ्टी आईटी में करीब 33 पॉइंट की बढ़त, निफ्टी बैंक में करीब 350 पॉइंट की गिरावट। तो निफ्टी आईटी आज बचाने की कोशिश कर रहा है तो निफ्टी बैंक आज सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ईरान और अमेरिकी टेंशन का थोड़ा सा असर मार्केट्स पर आज शायद देखने के लिए मिल रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल कल $70 हो गया था, तो उससे थोड़ा सा हमारी इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट थोड़ा उसको बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से आज मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। और सोना चांदी दोबारा से तेज हो गए तो थोड़ा सा ये भी एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं मार्केट पर। लेकिन ये इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा, कितना सीवियर होगा, ये बताएंगे कुणाल जी, वीपी हैं चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल एंड डेरिवेटिव डिपार्टमेंट से। कुणाल भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। कुणाल जी, आज क्या हो गया, ये मार्केट कैसे बीमार हो गया, कहाँ तक बीमारी है ये आज? सर वैसे बीमारी वाला रुझान तो नहीं है। हाँ, एक 170 180 पॉइंट नीचे है। 25,650 के अराउंड निफ्टी ट्रेड कर रही है, लेकिन जो व्यू है यहाँ पे थोड़ा बाउंस बैक वाला ही है। 750 के नीचे सस्टेन हो रहा है। 25,500 का काफी अच्छा सपोर्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अगर ये होल्ड हो गया तो अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो घबराने वाली बात नहीं है, एक मार्केट का रूटीन मोमेंटम नहीं है। 25,500 का सपोर्ट अच्छा है, वहां से बाउंस बैक होके हमें वापस 25,750 एंड वो ब्रेक करेगा तो 25,900 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुणाल जी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आज ही हो जाएगा, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, मतलब 170 पॉइंट हो गया। क्योंकि मैं जब शो करने बैठा था उस समय इतनी बुरी हालत नहीं थी आज मार्केट की, लेकिन अभी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई पिछले 1 सवा घंटे में। आज सपोर्ट नहीं ले पा रहा मार्केट। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आईटी सपोर्ट कर रहा है, बैंकिंग में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ कुछ सेलेक्टिव बाइंग भी है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रिगर्स अगर अमेरिका और ईरान के छोड़ दो तो ज़्यादा उतने नेगेटिव दिखे नहीं पूरे मार्केट में आज। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ प्रदीप जी दिखे थे, और प्रदीप जी हमारे साथ आज फिर दिखेंगे। मैं थोड़ा बता दूं उन दर्शकों को जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं और जो प्रदीप जी को सुनना चाहते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, तो आज हमारा एक स्पेशल शो रहेगा 2 बजे, जिसमें कि हम प्रदीप जी से आपके प्राइम मेंबर्स के जो सवाल हैं उनके उत्तर लेंगे। तो जो भी प्राइम मेंबर्स हैं जिनके सवाल छूट गए हैं, जो प्रदीप जी से कैश के शेयरों पर पूछना चाहते थे, वो अपने सवाल भेज सकते हैं। जरा ये टी स्प्लिट हमारी दिखा दीजिए। पीसीआर टीम जो प्रदीप जी के साथ हमारी बनी हुई है कि आज कितने बजे शो है, ताकि दर्शकों को पता लग जाए कि कौन सा शो कितने बजे आने वाला है। लगता है दिखाने के मूड में नहीं है। हाँ, 19 फरवरी यानी कि आज 2 बजे थर्सडे को प्रदीप हल्दर जी जुड़ेंगे हमारे साथ 2 बजे। और प्राइम मेंबर्स के लिए तो प्राइम मेंबर्स ही अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो हमारा उनसे वादा रहता है कि प्राइम मेंबर्स अपने सवाल पूछे। आज चूँकि मार्केट गिरा हुआ है और सवाल थोड़े से प्रदीप जी से कम ले पाए, तो हमने सोचा कि चलो प्रदीप जी के साथ एक शो करते हैं प्राइम मेंबर्स के लिए। तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं 2 बजे आज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुणाल जी, अब इंडेक्स की बात हुई, अब आपकी कुछ कॉल्स की बात करूंगा, कुछ रिव्यू। सर रिव्यू की बात कर लेते हैं। दो स्ट्रेटेजीज हमारी ओपन है। टीसीएस में तो उल्टे बस सर पटकनी खाई है। मतलब हम्म। मैं जो एआई ने उसने तो हमें भी धो दिया है, दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हमने कहा था कि जो लॉस हुआ है हम ट्राई करेंगे उसको कवर करने का। और बिल्कुल। वो जो लॉस हुआ था उसको हम सबसे पहले कवर करने की प्लानिंग करेंगे। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सब यहाँ पे 2160 का मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से ज्यादा वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। 5,300 के अराउंड का अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट था। एंड अकॉर्डिंग अगर मैं सर कहूँ तो 4% का रिटर्न हमें यहाँ पे फिलहाल देखने को मिला है, 4%। सो टाटा मोटर्स यहाँ पे बुक करके चलने की सलाह। एंड आज के दिन में देख रहे हो सर, टाटा मोटर्स नीचे लुढ़का हुआ है। लेकिन हमारी कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी है कि लुढ़के हुए शेयर्स में भी सर हमने एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। सो टाटा मोटर्स यहाँ पे बुक करके चलने की सलाह रहेगी। नाउ बात करें एक और स्ट्रेटेजीज की। हमारा जो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज था वो था एशियन पेंट। एशियन पेंट में एक अच्छे मोमेंटम हमें देखने को मिली थी, लेकिन आज के टाइम पे स्ट्रेटेजीज की बात करूँ
तो 3,000 का लॉस है, लेकिन हाँ घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। एशियन पेंट मुझे लग रहा है कि इसी रेंज में घूमता रहेगा, यहाँ से ज्यादा कुछ मुझे एशियन पेंट में लग नहीं रहा। तो एशियन पेंट में जो पोजीशन है इसको एक बार होल्ड करके चले, वहां पे अपना कुछ 1,10,000 का अप्रोक्स मार्जिन का रिक्वायरमेंट है, इसको होल्ड करके चलने की सलाह है। नाउ अगर विवेक जी आप कहे तो फिर नई स्ट्रेटेजीज हम हमारे दर्शक मित्रों के बिल्कुल साथ बिल्कुल शेयर कर बिल्कुल सकते सर, हैं। ओपन। Yes, हाँ। सर स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लाइफ, बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा ओके। खासा ब्रेकआउट हमें कल के दिन में देखने को मिला। इतना ही नहीं, कल के दिन में 3-3.5% स्टॉक उछला है ना। मुझे लग रहा है कि नॉर्मली विवेक जी क्या होता है, आप स्टॉक की साइकोलॉजी अगर समझिए तो इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद नॉर्मली स्टॉक क्या होता है कि साइडवेज हो जाता है, साइडवेज के बाद स्टॉक एक ऊपर के मोमेंटम आपको देता है, ठीक है। लेकिन पहले 4-5 दिन वो जो होते हैं स्टॉक के, वो साइडवेज वाले होते हैं, और उसके बाद वापस वो रेंज का ब्रेकआउट आता है, फिर स्टॉक अपनी अपर की जर्नी स्टार्ट करता है। तो एचडीएफसी लाइफ एज पर द बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट मुझे लग रहा है कि यही फॉर्मेशन को ट्रैक करेगा। नाउ हम जब भी स्ट्रेटेजीज देते हैं तो हमारा एक ही मोटो रहता है कि या तो स्टॉक साइडवेज में हो, या तो स्टॉक एकदम बुलिश हो, या तो बुलिश होने के बाद साइडवेज हो जाए, या तो साइडवेज होने के बाद बुलिश हो जाए, या तो 1-2% नीचे आए। हमारे जो व्यूअर्स है वो वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रेटेजिस्ट मैं कहूंगा कि एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में एक स्प्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह रहेगी हमारी। ना स्प्रेड की बात कर लेते हैं, जो कॉल एंड जो पुट की बात करें, 740 का जो पुट है ना, ये जो है हमारी एक्सपायरी जो है वो मार्च की है। अभी फेब की एक्सपायरी नहीं, क्योंकि फेब की एक्सपायरी में उतना रिस्क लोड अपना नहीं बैठेगा। सो मार्च की एक्सपायरी 740 का जो पुट है, 18 रुपया 50 पैसा, वो खरीदारी करके आप चलिए। सामने 14 रुपया 50 पैसे के दो जो लॉट है पुट, वो आपको वहां पे बेचने हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट 22,550 मिल सकता है अगर हम 3 एक्सपायरी वेट करें। मिनिमम प्रॉफिट अगर यहाँ से वन वे डायरेक्शन आता है 11,550। मैक्सिमम लॉस अगर 705 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 4,950 का हो सकता है। ये लेवल जो है ये एज पर एक्सपायरी लेवल हमने यहाँ पे दिखाया है। तो फिलहाल आपका जो एचडीएफसी लाइफ है वो 730-731 के अराउंड है। और लोअर लेवल पे सर हमारा जो एसएल आ रहा है वो एसएल हमारा 3.5% नीचे है। यानी कि आप देख सकते हो कि अगर यहां से अगर स्टॉक 1-2% भी नीचे गिरता है तो भी हम एज पर एक्सपायरी प्रॉफिट में रह सकते हैं। सो एचडीएफसी पुट स्प्रेड यहाँ पे इनिशिएट करके चलने की सलाह है। प्लस यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा सर वो होगा 1,52,000 का। सो 1,52,000 का प्रॉपर रियलाइजेशन यहाँ पे होगा, और उसके ऊपर आपको प्रॉपर आरओआई देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि देखिए इस समय मार्केट में अब निफ्टी 25,600 पर आ गया है और सेंसेक्स में 700 पॉइंट की गिरावट। और लेकिन यहाँ पर कुणाल जी की एक नई स्ट्रैटेजी जो कि है एचडीएफसी लाइफ पर, यहाँ पर एक बार स्ट्रैटेजी दिखा दीजिए आप, क्योंकि ये चीज़ देखिए पुट स्प्रेड बाय है ये एक तरह का। 740 की एक पुट खरीदनी है और दो पुट आपको सेल करनी है 730 की स्ट्राइक की। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा 22,550 का और मिनिमम प्रॉफिट आएगा 11,550 का। मैक्सिमम लॉस है 4,950 का। तो लॉस है करीब मैक्सिमम लॉस करीब 5,000 रुपये का, और उसमें भी एक स्टॉप लॉस है जो आपकी स्क्रीन पर है कि भाई 705 रुपये पर ये स्ट्रेटजी ख़त्म हो जाएगी अगर ये नीचे आता है तो। और अगर ये ऊपर आता है तो आपको इसमें पैसा बनेगा ये शेयर, क्योंकि ये शेयर पर प्लस पोजीशन ही खेल रहे हैं कुणाल जी, क्योंकि आप देखो दो पुट शॉर्ट कर रहे हैं एक पुट के प्लस करने के मुकाबले। तो पुट शॉर्ट करने का मतलब है कि आप तेजी खेल रहे हो। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि एचडीएफसी लाइफ पर इन्होंने बनाई है। और इसमें जो 730 का पुट अभी जो चल रहा है ये मार्च वाला, ये चल रहा है 15 रुपये, बिल्कुल ठीक है। ये 14.5 रुपये का है। इनको उल्टा शॉर्ट करने हैं दो, तो यानी कि 14.80 और 15 रुपये के आसपास आपके ये दो पुट शॉर्ट हो जाएंगे। और 740 वाला पुट है मार्च महीने का, ये आ रहा है 19.90 और 20 के करीब, तो ये 1 रुपया बढ़ गया करीब। तो इसको आपको एक बाय करना है, तो ये पुट आप बाय कर लीजिए और दो पुट आप सेल कर लीजिए 730 वाले। इस स्प्रेड में आपको प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है कुणाल जी, बिल्कुल ठीक है सर। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा आज का मार्केट भी और ये स्ट्रेटजीज भी। कुणाल जी और कुछ बताना चाहते हो? वेल सर और कुछ नहीं। एंड
देखने जाए तो मोमेंटम तो सर मार्केट की स्टेबल ही है, 200 पॉइंट नीचे आ गया है 25,600 के अराउंड। नाउ ऐसे हड़बड़ी में सर, अगर आपके पास प्रॉपर सिस्टम है ट्रेड के लिए और ट्रेड करने के लिए, तो मैं तो कहूंगा कि वही फॉलो कीजिए। हो सकता है कि हड़बड़ी में, वॉलेटिलिटी में आपको कोई ट्रेड ना मिले, वही सबसे, वो भी कई बार सबसे बड़ी स्ट्रेटेजीज और बढ़िया स्ट्रेटेजीज हो सकती है। सो अभी तो फिलहाल एक दो स्ट्रेटेजीज के ऊपर ही फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। कोई खास सा ऐसा व्यू मार्केट में नहीं बन रहा। 25,500 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे हमें पकड़ के चलना चाहिए। ठीक है सर। सर निफ्टी का आपने क्या सपोर्ट बताया था एग्जैक्टली वो जरा दर्शकों के साथ बता दीजिए। निफ्टी का एग्जैक्ट सपोर्ट जो आ रहा है सर, वो 25,500 का है, 25,500। 500 तो 600 के करीब तो आए, 594 आ गए अब तो बात करते करते। मुझे लग रहा है ये ईरान वाला जो मैटर है ना, इसमें कुछ हो रहा है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी खबर तो, और मुझे रात मैंने जब स्टडी की थी तो मुझे रात तो कोई और खबर मिली नहीं थी। तो यही एक थोड़ी सी खबर है, ट्रम्प येट टू गिव नॉट टू स्ट्राइक ऑन तेहरान दिस वीकेंड। ओहो, ये खबर है जिसकी वजह से आज मार्केट पर थोड़ी सी परेशानी है। ये खबर आई है कि ईरान यूएस टेंशन में कि ट्रंप येट टू गिव नॉट टू स्ट्राइक ऑन तेहरान दिस वीकेंड सेज रिपोर्ट्स। तो इस हफ्ते के, वही मैं बात भी कर रहा था मॉर्निंग में, कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ इस वीकेंड पे या तो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, जो उनकी आदत है। सैटरडे संडे भी वो लोगों को बिजी रखते हैं, स्टॉक मार्केट के लोगों को, कि आप खबर ज़रूर पढ़ो, भले ही आप ट्रेड मत करो लेकिन खबर ज़रूर पढ़ो मेरी। और हाँ जी, हाँ जी। सर मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, नाम नहीं लूंगा, फंड मैनेजर हाँ। का, रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो। एंड उन्होंने अपने 2008 के एक्सपीरियंस की बात की थी। एंड मुझे एक्चुअली बहुत सही बात लगी उनकी। उन्होंने ये कहा था कि 2008 में जब मार्केट में क्रैश आया था, तो वो क्रैश चलते उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो खाली कर दिया था कि भाई ये यहां से और बढ़ सकता है। यानी कि अच्छा खासा लॉस बुक कर लिया था उन्होंने। एंड फिर जब मार्केट रिवर्स हुआ तब उनको पता चला कि अगर मैं ये पोर्टफोलियो में बना रहता, और अगर मेरे पास जगह होती एवरेज करके चलने की, तो हो सकता था कि जितना प्रॉफिट मुझे टॉप पे मिला था उससे ज्यादा प्रॉफिट मैं आज के टाइम पे 2 साल में लेके निकल सकता था। ये उनका एक नजरिया था 2008 को लेके। ये तो थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली सर, जो मैं हमारे व्यूअर्स जो है उन सबको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आपके पोर्टफोलियो को जो हर्ट करने वाला जो मैटर होता है ना, वो न्यूज होता है। ठीक है। अगर आप न्यूज को सुनोगे, अगर आप न्यूज को फॉलो करोगे, अगर आप न्यूज को सीरियसली लोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपके अच्छे खासे पोर्टफोलियो को हर्ट कर सकता है। नाउ हमें बताए 2025 से लेके अब तक, अप्रैल से ये टैरिफ वाला गेम चालू है। लगाएंगे नहीं लगाएंगे, इतना लगाएंगे कम लगाएंगे, ऊपर करेंगे नीचे करेंगे। उसमें नो डाउट मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी। अब ये वॉलेटिलिटी में आपने कितना कमाया कितना गंवाया वो तो इंडिविजुअल लेवल को पता है। लेकिन अगर आपने आपके ही पोर्टफोलियो पे फोकस करके अगर लोअर लेवल पे अगर आपको एवरेज करके चलने का मौका मिलता, और अगर आपने वो मौका लेते, तो मुझे लग रहा है कि आपकी दिवाली भी सही जाती, आपका न्यू ईयर भी सही जाता, और आने वाली होली भी आपकी सही जाएंगी। सो न्यूज को जितना हो सके, एज ए पर्सनल लेवल पे न्यूज को हो सके थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो आपके पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा हर्ट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सर, न्यूज़ को थोड़ा सा ये तो देखना ही पड़ता है। और ये जो ग्लोबल इवेंट चलते हैं और ये जो युद्ध वाले इवेंट होते हैं ना, ये बड़े असमंजस वाले होते हैं। होगा नहीं होगा, रोज़ किसी ना किसी देश की सेना किसी के सिर पे जाके खड़ी हो जाती है, और वो भी ऐसे देश पर जहाँ पर कि आपका जो इकोनॉमिक सेंस होता है वो दुनिया भर का थोड़ा सा बिगड़ता है। अब हमास और इसराइल का लड़ाई हुई, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, उससे फ़र्क पड़ना था, क्योंकि दो ऐसी इकोनॉमिक पावर लड़ रही थी जिनका कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिकली कुछ कंट्रीब्यूशन है। मान लीजिए यूक्रेन जो सनफ्लावर और यूरिया, गेहूं, इन सब का सप्लाई करता था, रशिया भी काफ़ी कुछ सप्लाई करता था, प्लस उनका तेल वाला उत्पादन था। तो तेल के उत्पादन में तो खैर हमने प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन अब उसका भुगतान भी हमने किया टैरिफ के तौर पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी सी वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देती है जब दो ऐसे सक्षम देश लड़ने पर आते हैं। हालांकि ये लड़ाई वाली बातें, ये एक डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा प्रेशर बना रहे ईरान पे कि वो उनकी शर्तों को मान ले,
क्योंकि अभी इनकी कल ही मंगलवार को ही तो जेनेवा में मीटिंग हुई है, और ईरान के तो जो शीर्ष नेता जो मिले हैं उन्होंने यही बोला कि मीटिंग तो बहुत अच्छी रही है। तो ये अमेरिका के उप राष्ट्रपति ने ये बोल दिया कल रात की हमारी जो मीटिंग थी वो वैसे कंस्ट्रक्टिव रही होगी, लेकिन ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़े नाराज़ हैं और हम युद्ध के ऑप्शन से अभी हटे नहीं हैं। तो युद्ध भी हो सकता है, अगर शर्तें मान ली तो कोई बात ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को डिस्टर्ब कर गया। कल क्रूड ऑयल भाग गया 3-4%, कल सोना चांदी भाग गया सेफ हेवन के तौर पे, और आज मार्केट टूट गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा सर। अब लेवल्स भी ध्यान रखने पड़ेंगे। अब इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कुणाल जी कि फ्राइडे को पोजीशन ले जाना अगेन फिर रिस्की हो जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति हो जाती है सर, वेडनेसडे तक सब ठीक लगता है, थर्सडे से सेंटीमेंट खराब होता है। अब थर्सडे और फ्राइडे को जब मार्केट खराब हो जाता है तो लोग ये सोचते हैं अब पोजीशन काटूं या नहीं काटूं। जो काटते हैं फिर वीकेंड में जब खबर देखते हैं कि अरे ये तो खबर कुछ थी ही नहीं, तो उनको बड़ा दुख होता है कि अब मंडे फिर मार्केट गैप अप खुल जाएगा। और अगर खबर बुरी निकल जाती है तो उनको लगता है चलो बच गए। और अगर खबर उल्टी भी हो जाती है, डोनाल्ड ट्रंप के केस में तो यू टर्न भी बहुत होते हैं ना, तो अगर वो यू टर्न मार देते हैं और खबर बहुत अच्छी हो जाती है, उल्टा हो जाती है, अभी वो बोलते हैं सैटरडे को जी मेरा तो हो गया, ईरान से बातचीत हो गई, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप देखना मंडे का मार्केट फिर। लेकिन अब जो फ्राइडे तक की ट्रेडिंग है ना, वो प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करा दी, ये मार्केट में दिक्कत है सर। एनीवेज कुणाल जी अब सवाल लें? यस सर। चलिए ठीक है, तो सवाल लेते हैं। अब सवाल में हमारे साथ मिला है हमें सवाल दिव्यांश जी का। एनएमडीसी का टारगेट पूछ रहे हैं सर, 85 का लिया है, 80 पर है, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखें? वेल, एनएमडीसी की टारगेट की बात करें तो 84 का पहला टारगेट, 84 जैसे ही ब्रेक होगा अनचार्टेड टेरिटरी में स्टॉक आ सकता है और उसके बेस पे फिर 100 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है ना। एनएमडीसी को लेकर एक अच्छी बात बताता हूँ, फंडामेंटल काफी अच्छा स्टॉक है, घबराने वाली बात नहीं है, अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। सो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है आपने तो फिर यहाँ पे आप 78 का एक एसेट मेंटेन करके चले। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, मीडियम टर्म के लिए लिया है, तो मैं कहूंगा कि इसको आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कीजिए और इसी स्टॉक में जब भी करेक्शन आता है, आपके बाइंग प्राइस से 5%, 10%, 15%, तो आप उस लेवल पे एक बार यहाँ पे एसआईपी करके जा सकते हो। डायनेमिक लेवल पे आप यहाँ पे एसआईपी कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि इसका एक अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग यील्ड है जो कंपेयर टू अदर स्टॉक काफी अच्छा है। एंड स्टील सेक्टर में काफी अच्छी उछाल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 85 जैसे ही क्रॉस होगा 100 तक के भी लेवल ये स्टॉक आपको दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है सर। एक हमारी दर्शक हैं अनन्या सिंह जी, ये पूछ रही हैं कुणाल सर एडवाइस कर दीजिए सोम डिस्टिलरीज पर, इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 132 रुपये के भाव के, अभी 85 के लेवल पर है, और थोड़े से शेयर ले सकती हूँ, एवरेज कर लूँ क्या? इस काउंटर पर बता दीजिए सर क्या राय रहेगी, क्योंकि कल इसमें एक न्यूज़ भी आई थी कुणाल जी, इसमें कुछ प्रमोटर्स ने थोड़े बहुत शेयर परसों ओपन मार्केट से उठाए भी थे, हालांकि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी लेकिन कुछ शेयर उठाए तो थे। सॉरी कौन से स्टॉक की बात की आपने? सर सोम डिस्टिलरीज। ओके, सोम डिस्टिलरी, SOM। एसओ सोम डिस्टिलरीज इसका कोड है, मैं बताता हूँ आपको। SDBL। हाँ SBDL। ना सर, SDBL की बात करें SBDL 85 के अराउंड, 85 के अराउंड है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अगर 88 के ऊपर अगर सस्टेन होगा, 88 के ऊपर, तो फिर आप यहाँ पे खरीदारी करके जाइए। प्रेशर लेवल पे थोड़ा सा इसको अवॉइड कीजिए। नो डाउट नई पोजीशन हम यहाँ पे बनाएंगे स्टॉक में, बट 88 के ऊपर सस्टेन होने के बाद बनाएंगे। ठीक है। विकास तिवारी जी हैं, बोल रहे हैं सर जय श्री राधे आप दोनों को। सर पीएनबी और पेटीएम में से कौन सा शेयर लेने लायक है? सर पीएनबी और पेटीएम दोनों स्टॉक अलग अलग है। एक तो मर्चेंट बैंकिंग की तरह काम करता है, मतलब मैं इंटीग्रेटेड पेमेंट बैंक की तरह काम करता हूँ, एक प्रॉपर बैंक है। सबसे पहले पेटीएम की बात कर लेते हैं। 1160 के अराउंड ये टोटली अवॉइड करके चलिए, फिलहाल कोई खास मोमेंटम पेटीएम में हमें देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा करेक्शन आ सकता है 1100 तक के लेवल पे। एंड पीएनबी की बात करें, पीएनबी प्रेजेंट में 127 के अराउंड है, बहुत बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो एक्चुअली विवेक जी ब्रेकआउट लेवल जो था ना, वो 105 का था। 105 के बाद लगातार स्टॉक ने अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखाई है। नाउ 127 के अराउंड है, अगर स्टॉक आपको 125 के अराउंड अगर
आता है तो वहां पे एक बार खरीदारी करके चलने का मौका ढूंढिए। 125 के अराउंड 117 का हम वहां पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। आने वाले दिनों में 135 का पहला टारगेट होगा। 135 जैसे ही ब्रेक होगा, आपको ये 150 से 160 तक के टारगेट दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड पिछले एक दो सालों में ऐसा हुआ है कि कंपेयर टू प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक में कॉन्फिडेंस काफी अच्छा बढ़ चुका है, क्योंकि पीएसयू बैंक ने आउट परफॉर्म किया है प्राइवेट बैंक को। जहां पे एनपीए सबसे बड़ा कैंसर था पीएसयू को लेके, कहीं ना कहीं प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जिस हिसाब से इनको पूरा का पूरा रिवैम्प किया है, आज के टाइम पे सारी की सारी पीएसयू बैंक ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी वहां पे पोस्ट किया है। सो व्यू पीएसयू बैंक में पर्टिकुलरली पॉजिटिव साइड का। 125 पे बाई करके चले, 117 का वहां पे एसएल मेंटेन करके चले। 135 का पहला टारगेट जैसे ही ब्रेक हुआ, 150 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सानवी सावंत जी, ये पूछेंगे गोकेक्स सर 810 रुपए के लिए हुए हैं, सपोर्ट कहाँ पर है? मतलब 785 के अराउंड है, 810 के अराउंड उनकी खरीदारी है। रिसेंटली न्यूज आए थे यूएस इंडिया को लेकर, उसके बेस पे गोकेश एक्सपोर्ट अच्छा खासा उछाल हमें हमें देखने को अच्छा मिला। कुणाल जी, इसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ। नेक्स्ट वीक ना हमारा एक इंडिया का डेलीगेशन यूएस जा रहा है, और ट्रेड डील पर वो फाइनल करने के लिए, और उसके बाद ये खबरें आ रही है कि मार्च में डील साइन हो जाएगी। कल सर मार्च में डील साइन होनी जरूरी है। 15 मार्च तक का डेडलाइन है। एंड अगर अपना इंडिया डेलीगेशन यूएस से जाता है बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। नो डाउट यहाँ पे जो प्राइवेट फर्म्स है उन्होंने वेनेजुएला से क्रूड ऑयल मंगाने का प्लानिंग कर लिया है, तैयारी कर ली है। लेकिन रसिया से हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट जो है बंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कितने हद तक कम कर रहे हैं, या तो फिर उसको कैसे सेट ऑफ करेंगे ताकि रसिया के सेंटीमेंट को भी हम हर्ट ना करें। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि रसिया हमारा सालों पुराना जिगरयान दोस्त है, जिसको हमें नाराज नहीं करना चाहिए। यूएस से तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये दो चीजें हैं जिसको ऊपर फोकस करके चलने की सलाह, दो चीजें जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल कर रहा है वो जानने वाली बात है, वो एक समझने वाली बात है ना। वोकिक्स की बात करें तो 786 के अराउंड है। मैं कहूंगा कि एक्सेल मेंटेन करके चलिए 770 का। अगर आपने ये पोजिशनल के लिहाज से लिया है तो 770 का आपको एक ऐसे मेंटेन करना है। अगर आपने मीडियम टर्म के लिहाज से लिया है तो 730 का एक ऐसे मेंटेन करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं 860 का पहला टारगेट। 860 जैसे ही ब्रेक होगा, 950 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। अब ये हमारे रेगुलर व्यूअर हैं दीपेश कोंडल साहब, वो बोल रहे हैं सर सेबी और आरबीआई एफ&ओ में बार बार पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, लोगों के साथ शिफ्ट कर रहे हैं, लोग इससे शिफ्ट होकर क्या वॉल्यूम कम होने से मैनिपुलेशन करना इजी नहीं हो जाएगा? इंडेक्स में ट्रैप करना कम वॉल्यूम से, तो क्या ये सही है? बिल्कुल कोंडल साहब, देखिए ये चीज़ मैनिपुलेशन नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि वॉल्यूम कम होना, एक तरफ हम कई सालों तक लड़े इस चीज़ के लिए कि हमारा मार्केट एफिशिएंट हो, लिक्विडिटी बढ़े। अब हम उसी एफिशिएंट मार्केट को इनएफिशिएंसीज की तरफ ले जा रहे हैं कि हमने पहले डिसाइड किया था हमारी सरकार ने उस समय पर कि जब हम एफ&ओ को लॉन्च कर रहे थे, एफ&ओ में ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं थी, तो हमने सारी चीज़ें नियम आसान किए। अब जब लोग उसकी आदत पड़ चुकी है, लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो अब उसमें नियम इतने सख्त किए जा रहे हैं कि वो ट्रेड ही नहीं कर सकते। हेजिंग के लिए बनाए गए थे इंस्ट्रूमेंट, आप उसमें अवेयरनेस दीजिए। मैं तो यही मानता हूं कि हेजिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे वो हेजिंग के लिए तरीके से बताए जाए, जिन लोगों को नहीं आता है। अब कुणाल जी हैं, कुणाल जी ने सीएफए कर रखा है और बहुत तरह की डिग्री ले रखी है। अगर वो कुछ भी पोजीशन बनाते हैं, स्प्रेड बनाते हैं, तो आप उनके स्प्रेड से सीखिए और फिर आप ट्रेड कीजिए। तो ऐसे लोगों को आगे लाइए ना, कुणाल जी जैसे लोगों को, जो कि जनता को समझाएं, बताएं कि अगर आपको एफ&ओ में भी ट्रेड करना है तो कैसे करना है। ये नहीं कि सख्ती कर दें और जेल में ही बंद कर दें उस एफ&ओ को। तो वो थोड़ा सा मैं भी उस चीज़ में, मतलब सरकार को ये थोड़ा शायद बताना चाहूँगा कि अगर इस पॉइंट को सोचा जाए तो। एनीवेज, एक हमारे दर्शक हैं टेक महिंद्रा के फ्यूचर पर पूछना चाह रहे हैं, 1524 का लिया हुआ है। कुणाल जी, क्या स्टॉप लॉस लगाएं? टेक महिंद्रा की बात करें, व्यू टेक महिंद्रा को लेके थोड़ा सा नेगेटिव साइड का है। जो इंटरेस्ट भी किया है, बाकी के जो एआई को लेकर जिन्होंने
धमाल मचा के रखी है। मुझे लग रहा है कि ये पूरा का पूरा आईटी काउंटर्स वॉलेटाइल हो चुका है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलिए। मैं कहूंगा कि अगर आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है तो एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। अगर आपने मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो मैं तो कहूंगा बहुत बढ़िया लेवल पे लिया है। स्टॉक आने वाले टाइम अगर करेक्शन और बढ़ता है तो नीचे 1430 तक के लेवल दिखा सकता है। 1430 अगर आता है वहां पे एक बार वापस आप पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। ना मैं यहाँ पे एक चीज जरूर से बोलूंगा हमारे व्यूअर्स को कि जो टेक महिंद्रा आपने 1535 के अराउंड खरीदारी करके रखी है, अच्छे खासे बॉटम पे खरीदारी करके रखी है, मैं कहूंगा एवरेज करके चलने के लिए भी एक बार जगह बना के रखिए। क्योंकि कोई दूसरे स्टॉक में डाइवर्ट होने से अच्छा है आप टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक पे फोकस करके चलिए। क्योंकि अगर ये स्टॉक ने रैली दिखाई तो 1850 से लेकर 1900 तक के मिनिमम लेवल ये आपको दिखा सकता है। और जब भी आप अगर लोअर लेवल पे अगर आपने एवरेज बना के रखी है तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए उसको आपको कैपिटलाइज करके चलना ही चलना है। सो अगर ट्रेडिंग के लिया से लिया है मैं कहूंगा कि वीक मोमेंटम है। देखिए अगर लिया है तो मैं कहूंगा कि प्लीज उसको कन्वर्ट करिए। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया रिटर्न आपको ये स्टॉक दिखा सकता है आने वाले दिनों में। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है वाजिद खान साहब का, बोल रहे हैं कि सर मैं आपका शो रोज़ देखता हूँ, थैंक यू सो मच खान साहब, और ये पूछ रहे हैं कि सर एचडीएफसी बैंक बाय कर सकते हैं क्या? एचडीएफसी बैंक राइट। हाँ जी, हाँ जी। एचडीएफसी बैंक की बात करें सर फिलहाल 919 का राउंड है, थोड़ा अवॉइड कीजिए वो बेहतर रहेगा। क्योंकि ऊपरी लेवल पे 931 का रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है काउंटर ने। मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन में काउंटर अगर 900 तक आता है तो फिर वहां पे आप एक बार खरीदारी करके जा सकते हो। और अदानी एंटरप्राइजेज में आपकी राय कुणाल जी? वेल अदानी एंटरप्राइज की बात करें बहुत हाईली वॉलेटाइल काउंटर हो चुका है। और ये जो यूएस इंडिया डील की बात करी थी वहां पे सबसे बड़ी मार जो है अदानी ग्रुप को ही पड़ी है। आज के टाइम पे 1.25% नीचे है। मैं टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। मुझे लग रहा है कि अगर काउंटर नीचे 2000 के लेवल आता है तो फिर आप वहां पे एक बार खरीदारी करके जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये राय है। आज देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब ने थोड़ा सा मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि 12:30 बजे आज समाप्त कर लिया जाए, तो 12:31 हो गया, अभी भी 1 मिनट आगे हूँ मैं। कुणाल जी एक डिस्क्लेमर और दे दीजिए। वेल सर जितने भी स्टॉक की बात की जो भी हमने आज डिस्कस किया है और उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है। क्लाइंट वाइज पोजीशन स्टॉक में हो सकती है। ठीक है, ठीक है कुणाल जी, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, थैंक यू सो मच सर। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे ब्रेक देने का समय आ गया, बने रहिए मनी 9 के साथ, नमस्कार।